बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। आज काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो नेशनल डायलॉग कमेटी की नशिस्त हो रही है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसका कोई नतीजा निकलना है या नहीं इसको छोड़ दें, लेकिन इसको देखकर हमें ये ज़रूर समझ आती है कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री जर्नल्स हैं, जो टॉप 5 6 7 जर्नल्स हैं, वो अगली क्या स्कीम लड़ाने वाले हैं। अब उन्होंने कौन कौन से कंटीजेंसी प्लान्स बनाए हुए हैं। क्या वो वाकई नून लीग को और पीपल्स पार्टी को डिच करने जा रहे हैं या नहीं। क्या वाकई कोई नया वंडर बॉय है या नहीं। क्या वाकई कौमी हुकूमत बनने वाली है या नहीं। इस तरह के बीसियों सवालात जो हैं वो जहनों में आते हैं और उनका जवाब टटोलने के लिए हमें इस नेशनल डायलॉग कमेटी के ऊपर डिस्कशन करनी पड़ेगी। ये कमेटी जो है एक्सपैंड भी हो गई है। पहले तो ये 3 4 लोगों ने शुरू की थी, जिनमें महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी और कुछ और दोस्त उनके थे। लेकिन अब बड़े बड़े नामी ग्रामी पहलवान जो हैं वो इस फोरम के ऊपर आकर बैठ गए। जैसा कि जमात इस्लामी के लियाकत बलोच भी आज इसमें बैठे नज़र आए, वसीम साहब भी बैठे नज़र आए MQM से। तो MQM के कुछ धड़े, जमात इस्लामी और फिर शाहिद खकान अब्बासी साहब और उसके अलावा मोहम्मद अली साहब और बहुत सारे इसके अंदर अब शख्सियात जो हैं वो आती हुई नज़र आ रही हैं। तो इसमें अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स के बहुत करीब हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहें कि वो उनके कहे बगैर कोई इनिशिएटिव लेते ही नहीं। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि सारा इनिशिएटिव उनकी मर्ज़ी और मंशा के बगैर हो रहा है। तो इसलिए जो गेम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल में कन्वर्ट हो रही है यहाँ सारी की सारी। और ज़ाहिर है नून लीग के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए इसमें खदशात भी होंगे और परेशानियाँ भी होंगी। ये नशस्त क्योंकि इस वक्त जारी है, हम चाहते हैं कि इसको पूरी तरह से मुकम्मल हो जाए, इसके ऊपर जो बातचीत है वो भी सामने आ जाए। तो इसलिए इस टॉपिक को कल सुबह हम कवर करेंगे। इसके पीछे क्या कुछ है, क्या हमारे मिलिट्री जर्नल्स ने वाकई कोई प्लान बी बना लिया है, वो कंटीजेंसी प्लान है, वंडर बॉय का इशू है या कुछ और है। इन तमाम सवालों के, जैसे मैंने पहले कहा, कि जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि सुबह के व्लॉग में इसको तफसील के साथ डिस्कस करें। अब चलते हैं सीधा सऊदी अरब, जहां पर एक बहुत ही हैरान कुन डेवलपमेंट हुई है। आपको हमने कल बताया था कि जो STC एक ऐसा ग्रोह है यमन में जिसको UAE सपोर्ट कर रहा था, और फिर सऊदी अरब ने उन पर हमला कर दिया। UAE को कहा कि अपनी फ़ौजें वहाँ से निकाल लें वरना आपकी डायरेक्ट हमसे कन्फ्रंटेशन शुरू हो जाएगी। UAE ने वहाँ से अपनी फ़ौजें निकाल ली और उसके बाद से लगातार जो PLC है, जो सऊदी बैक्ड फोर्सेस हैं यमन के अंदर, वो लगातार पेशकदमी कर रही हैं और ऊपर से जो एयर स्ट्राइक्स भी हो रही हैं। सऊदी लेड या सऊदी सपोर्टेड फोर्सेस जो हैं वो लगातार एयर वहाँ पर बमबारी भी कर रहे हैं, जिससे STC का बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने जो पेशकदमी की थी दिसंबर के महीने में वो सारी वापस हो गई है। उन तमाम इलाकों पर अब PLC का दोबारा कब्ज़ा हो गया है। लेकिन अब सूरत हाल मज़ीद इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि 2 दिन पहले सऊदी अरब ने ये ऑफ़र की थी STC और उनके सरबराह को और उनके डेलीगेशन को कि आप रियाद आएँ और रियाद के अंदर बैठकर हम आपके साथ और दूसरे फ्रीकैन जो हैं उनके दरमियान मुज़ाकरात करते हैं। STC ने हामी भरी। STC के जो इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि उनके सरबराह हैं, वो अब नामालूम मुकाम पर फ़रार हो गए। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। एक डेलीगेशन ने बाकायदा एक फ़्लाइट लेकर पहुंचना था रियाद। वो डेलीगेशन पहुंचा, लेकिन उसमें STC के सरबराह नहीं थे, बाकी लोग थे। अब STC वाले ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारा डेलीगेशन रियाद तक तो पहुंचा है, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गया है। मतलब कि उनके साथ हमारा किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। उसके साथ ही साथ जो एदरोस अल ज़बैदी, जो STC के रुए रवां हैं, जो उनके सरबराह है STC, जो वहाँ फैक्शन है जो लड़ रहा है PLC के साथ, और STC के पीछे UAE था और जो PLC है उसके पीछे सऊदी सपोर्ट थी। अब ये PLC वाले भी जाहिर है और STC वालों का डेलीगेशन भी रियाद पहुंचा, रियाद के इनविटेशन पर। लेकिन इनके ये जो एदरोस थे, जो इनके चीफ थे STC के, वो फ़्लाइट तो उन्होंने गालिबन ली या नहीं ली, लेकिन वो गायब हो गए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सऊदी अरब के अंदर ही गायब हो गए पहुंच के, शायद उन्हें गायब कर दिया गया, और कुछ कह रहे हैं वो वहाँ पहुँचे ही नहीं हैं। लेकिन STC
ये ज़रूर कह रहा है कि उनका पूरे का पूरा डेलीगेशन जो है जो सऊदी अरब गया उनसे हमारे रवाबत नहीं हो पा रहे। अब ये समझ नहीं है कि क्या सऊदी अरब में वो डेलीगेशन जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया या वो डेलीगेशन कभी सऊदी अरब पहुंचा ही नहीं और वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जो बहुत सारे अखबार रसां जो बहुत सारी अखबारें हैं, जो बहुत सारे ख़बर रसां अदारे हैं, वो यही कंफर्म कर रहे हैं कि वो डेलीगेशन शायद वहाँ पहुँचा लेकिन अब उनसे किसी का राब्ता नहीं हो रहा। तो ये मिडल ईस्ट के अंदर क्या हो रहा है, यमन के अंदर क्या होगा, यूएई और सऊदी अरब के दरमियान क्या हो रहा है, उस हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अभी तक हमारे पास इतनी ही इत्तलात हैं, जब और मज़ीद इत्तलात आएंगी तो आपके सामने रखेंगे। अब चलते हैं ज़रा अगली खबर की तरफ। कायमा कमेटी सेनेट की, उन्होंने उसके जो सेक्रेटरी दिफा जनरल मोहम्मद अली, ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है मोहम्मद अली साहब, उन्होंने कायमा कमेटी में ये बताया कि फ्लाई जना जो एयरलाइन है, हमने गन पॉइंट पर उनसे तुर्बत की परवाज़ें शुरू करवाईं और उन्हें इस पर मजबूर किया। आप दुरुस्त सुन रहे हैं, ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं रिटायर्ड, नाम इनका जनरल मोहम्मद अली है, ये इस वक्त सेक्रेटरी दिफा है और वो ये कह रहे हैं कि फ्लाई जना जो एयरलाइन है, हमने गन पॉइंट पर उनसे ज़बरदस्ती तुर्बत बलूचिस्तान की जो परवाज़ें हैं वो शुरू करवाईं। फिर वो कहते हैं कि हमने इसी तरह एयर सियाल को गर्दन से दबोचकर उनसे सक्कर के लिए परवाज़ें शुरू करवाईं। मीडिया अब ये रिपोर्ट कर रहा है। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग कि अगर वहाँ पर मौजूद जो, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये शामिल है तो गर्दन से पकड़ने की तो ज़रूरत नहीं है, गन पॉइंट की तो ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें फ़ाइन कीजिए या जो भी अदालती मामलात हैं उनके ज़रिए चलिए। लेकिन अगर एक सेक्रेटरी दिफा, जी हाँ, सेक्रेटरी दिफा जो फ़ौज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ज़ाहिर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वो अपने कंट्रोल में ही रखते हैं, वैसे तो पूरा मुल्क ही उनके कंट्रोल में है, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी वो हमेशा अपने एक रिटायर्ड जनरल को रखते हैं। वो आकर कह रहे हैं कि एयर सियाल और फ्लाई जना, ये जो दोनों एयरलाइंस हैं, इनसे ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर हमने परवाज़ें शुरू करवाई हैं। अब इसके बाद आप ये खुद ही समझ लीजिए कि अगर मामलात इस तरह के हो रहे हैं तो कौन पाकिस्तान के अंदर कारोबार करना चाहेगा खुशी से, कौन करेगा और किसका क्या कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन मसला ये है कि हमारे जनरल साहबान जो है इनको इस बात की समझ नहीं आती कि आपने ये बयान अपनी तरफ से तो बड़ी हीरोगिरी की है, आपने कायमा कमेटी के अंदर ये बयान दे के कि हमने ज़बरदस्ती ये करवाया, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही है कि गन रखी और काम करवा लिया। उनको ये नहीं समझ कि इससे मुल्क के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो किस तरह से इफ़ेक्ट होगी, लोग आपके बारे में क्या राय रखेंगे, लोगों का क्या इमेज बनेगा, लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी जो बिज़नेस इनिशिएटिव्स हैं उनके सरों पर आप गन रखते हैं और उनसे ज़बरदस्ती काम करवाते हैं, तो फिर लोग क्या सोचेंगे। वो आप तो मेरा नहीं ख्याल उसको सोच सकते हैं, मैं जनरल साहब की बात कर रहा हूँ। अगर उन्हें इस बात का ख्याल होता तो ऐसा बयान देते ही ना। आगे चलते हैं। आगे सदर ट्रंप ने एक नई परेशानी का इजहार कर दिया है। आजकल सदर ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है अमेरिका के अंदर वो बहुत ही नीचे जा चुकी है। मतलब लोग उनके बहुत सारे फैसलों से इस वक्त शायद बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। उनके खिलाफ जो है वो बहुत सारी राय आमा जो है वो क्रिएट हो रही है। खैर ये पहला मौका नहीं है, सदर ट्रंप जो हैं वो हमेशा ही कंट्रोवर्सीज़ में रहते हैं और अमेरिका हो या यूरोप हो, जो पॉलिसीज़ वो दबे छुपे चला रहे थे बहुत देर से, सदर ट्रंप ने वही पॉलिसीज़ कंटिन्यू की हैं, लेकिन खुले चिट्टे दिन के अंदर खुले आम उन्होंने उन पॉलिसीज़ पर कार फरमा रहे हैं। वेनेजुएला की बात ही कर लें, वहाँ से क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और तेल लेने की बात कर लें तो वो खुलेआम वो बात कर रहे हैं। लेकिन जो पुराने अमरीकी हुक्मरान थे वो भी काम तो यही करते थे, वारदात तो यही होती थी, लेकिन बात इतनी खुलेआम नहीं होती थी, बात छुप छुपा के होती थी। सदर ट्रंप की खूबी ये है कि वो अच्छा काम करते हैं या बुरा करते हैं वो खुल्लम खुला करते हैं बगैर कोई पर्दा रखे हुए। तो कम से कम चलें, दुनिया को अब ये पता तो चल गया कि ये काम क्यों हुआ है। पहले भी तो होता तो सब कुछ ऐसा ही था। इराक वॉर की बात करें या दूसरी जितनी भी जंगें हैं वो क्यों शुरू हुई, उसके पीछे क्या मकसद था, तेल था मकसद या नहीं था, वो सबको पता था। लेकिन अमरीकी जो सुदूर थे वो कभी इसका ऐलान नहीं करते थे। अब वाले लोगों को बुरे शायद इसलिए लगते हैं कि वो सीधा ऐलान करके ही वो काम करते हैं। तो कम से कम ट्रांसपेरेंसी तो है, कोई पर्दा तो नहीं है, काम खुला चिट्टा नंगा है जो भी उन्होंने करना है। बहरहाल अब उनको फिक्र ये पड़ी है कि जो मिड टर्म इलेक्शन है उसमें वो कहीं हार ना जाए
उन्होंने ये कहा है कि डेमोक्रेट्स अगर जो उनकी अपोजिट पार्टी है वो इलेक्शन जीत गए तो मेरा मुआवजा करेंगे। मिड टर्म इलेक्शन में जीत ज़रूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये अपनी पार्टी को कहा है और अपने करीबी रुफ़का को कहा है। अमेरिका में जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं वो 3 नवंबर को होंगे इस साल, और आप ये भी समझ लीजिए कि 3 नवंबर मतलब कि ज़ाहिर है नवंबर दिसंबर में सदर ट्रंप के 2 साल पूरे हो जाएंगे, मतलब उनकी आधी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी सदारत की, उसके बाद 2 साल ही उनके रह जाएंगे। 1 साल तो उनको हो गया है और 1 साल ये पूरा गुजर जाएगा ज़ाहिर है नवंबर दिसंबर तक, तो उनके 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे, वो अपनी सदारत के मिडवे में चले जाएंगे। और ये जो मिड टर्म इलेक्शन जिनको कहते हैं, इसीलिए कहते हैं, इस पर 435 ऐवान नुमाइंदगान की सीटों के ऊपर इलेक्शन होने हैं और सेनेट की 35 सीटों पर होने हैं। अगर वाकई इसमें डेमोक्रेट्स जो हैं उन्होंने सूरत हाल बदल दी जो अमरीकी इस वक्त ऐवान नुमाइंदगान हैं, तो वाकई सदर ट्रंप का मुआवजा हो सकता है, उन्हें जो है उनकी सदारत से हटाया भी जा सकता है। और यही परेशानी सदर ट्रंप को है, क्योंकि इस वक्त बहुत ही ज़्यादा पोलराइजेशन हो चुकी है। जो सदर ट्रंप के हामी हैं वो बहुत हामी हैं, जो उनके ख़िलाफ़ हैं वो बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं। हाल ही में जो कुछ वेनेजुएला के अंदर हुआ उस पर भी डेमोक्रेटिक पार्टी के जो डेमोक्रेट्स हैं, जो वो आप फॉर्मर जो इनके ख़िलाफ़ लड़ने वाली कैंडिडेट थी, कामला साहबा वो हों या बर्नी सैंडर्स हों या उससे पहले जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे वो हों जो बाइडन, सब खुल के सदर ट्रंप के ऊपर तनकीद कर चुके हैं। तो काफ़ी पोलराइजेशन जो है वो अमेरिका में हो चुकी है। सदर ट्रंप को इस चीज़ का बहुत फ़िक्र है। बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकल पंडित हैं, जो एनालिसिस करते हैं, वो यही कह रहे हैं कि सदर ट्रंप को मुश्किल सूरत हाल से दो चार होना पड़ेगा। ये जो मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं इतने आसान नहीं होंगे सदर ट्रंप और उनकी पार्टी के लिए जीतना, और शायद वो इन इलेक्शंस के अंदर उनको धचका लगे। लेकिन जाहिर है वो भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। अभी जनवरी है तो देखिए 3 नवंबर को इलेक्शन होने, अभी से वो इसकी तैयारी कर रहे हैं। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है। लेकिन ये इलेक्शन जो होंगे ये बहुत मेजर शिफ्ट होगा अगर वाकई इन इलेक्शंस में सदर ट्रंप और उनकी पार्टी को शिकस्त हुई, तो फिर सदर ट्रंप की ये जो स्पीड है, ये जो बहुत सारे काम वो बहुत तेज़ी के साथ कर रहे हैं, इसके अंदर रुकावट आ जाएगी। और जो एजेंडा वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं अगले 3 सालों में, वो शायद फिर वो उतनी तेज़ी से ना कर सकें और अपनी सदारत के आखिरी 2 साल उनको शायद फिर क्राइसिस रहे। अब आगे चलते हैं। अगली खबर, आज़रबाईजान का गज़ा में फ़ौज भेजने से इनकार। हमेशा फ़लस्तीन और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हमायत की। अरब ममालिक के मामलात का फ़ैसला अरब ममालिक को ही करना चाहिए, ये अब आज़रबाईजान के सदर जो हैं उन्होंने ऐलान किया। हमने आपको पहले भी बताया था कि बड़े भाई अभी क्लियर नहीं है कि उन्होंने गज़ा में ही अमन फोर्स ज्वाइन करनी है या नहीं, और वो करेंगे या नहीं। छोटे भाई बिल्कुल क्लियर हैं, जो भी सदर ट्रंप का फ़ैसला है छोटे भाई का वही फ़ैसला है। तो अब बड़े भाई, मैंने आपको पहले भी कहा था कि बड़े भाई को हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनको जहाज़ मिला, उन्होंने तो उसे टैक्सी ही समझ लिया और वो ऐसे घुमा रहे हैं उसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क, जिसके लिए बड़े भाई के लिए उन्होंने बहुत सारी मुसीबत खड़ी कर दी है। बड़े भाई भी दिन गिन गिन कर काट रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि सदर ट्रंप का 1 साल हो गया है, 3 साल रहते हैं। बड़े भाई को भी इन 3 सालों को बहुत ही इन हमाक से चीज़ों को देखते हुए, बहुत ही चीज़ों का अदराक करते हुए उन्होंने इस तमाम वक्त को गुजारना है, ताकि सदर ट्रंप का गुस्सा जो है, गैज़ व गज़ब, उनके ऊपर कहीं ना उतर जाए। इसलिए बड़े भाई की स्पीड बहुत कम थी इस सारे मामले में। हमारे फील्ड मार्शल ने स्पीड चुक दी और अब उस स्पीड को स्लो करवाया जा रहा है। आज़रबाईजान का ऐलान जो है वो आपके सामने लेटेस्ट। देखते हैं आने वाले दिनों में इस सूरत हाल में भी क्या काम होता है। लेकिन अब जो बड़े भाई हैं वो एक्सपैंड कर रहे हैं ग्रेजुअली इस स्पीड को स्लो करने के लिए जो कुछ भी करवाया जा रहा था। देखते हैं आने वाले दिनों में हमारे फील्ड मार्शल साहब का उनसे क्या ताना बाना इस सूरत हाल के अंदर बनता है।